नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के खिलाफ चल रही छापेमारी के बीच में आज देश भर से पीएफआई के 170 से अधिक सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। ये गिरफ्तारियां 8 अलग अलग राज्यों से की गई है। केरल वाली स्थिति को देखते हुए दिल्ली के शाहीन बाग और जामिया क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और वहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। टीम ने मोबाइल फोन और अन्य डिवाइस समेत सभी दस्तावेज भी कब्जे में लिए हैं। तो वहीं जामिया नगर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यहाँ 2 महीने तक 4 या उससे अधिक लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। जामिया यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर जारी करके छात्रों से गैदरिंग न करने को कहा है और इसके अलावा महाराष्ट्र से 15, कर्नाटक के कोलार से 6, असम से 25 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है, यानी कि इन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने 9 राज्यों की एटीएस के साथ में एक्शन मोड में है और यह पीएफआई पर छापेमारी का दूसरा राउंड है। पहले राउंड में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है और इनके मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में सिमी से जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। और इसके अलावा देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई नेटवर्क खंगालने की कवायद भी शुरू कर दी है। 20 से अधिक राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्विलांस शुरू हुआ है और पता चला है कि पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से एक बहुत बड़े पैमाने पर चंदा मिल रहा है। इस मुद्दे पर बहस शुरू करें इससे पहले आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ बयान दिया है, सबसे पहले उनके बयान को हम सुन लेते हैं और फिर इस बहस की शुरुआत करेंगे। मामले का तो कुछ भी पता नहीं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, गांव के काम में रात में इसमें मशगूल है वो। और बस रात में पुलिस आई 4 बजे तकरीबन हमारे घर में दाखिल हुई, ऊपर को छत पे को अभी। और पूरा घर जब हम बाहर निकले तो पूरा घर जो है पुलिस के द्वारा मतलब घेरा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे थे। अब हमने पूछा कि भाई इनको कहाँ ले जा रहे थे, तो कहने लगे भाई जो है इनसे पूछताछ करनी है लड़की के बारे में और आध घंटे में घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मामला हुआ। ये पुलिस की कार्रवाई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने 8 जिलों के अंदर 21 जो पिछले सप्ताह में 3 इंदौर 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उन्हीं से पूछताछ का ये पदाधिकारियों और ऐसे 8 जिलों के अंदर 21 एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जो सदस्य हैं वो राजाराम सिभरी जी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। और पुष्पेंद्र मिश्रा जी जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बात करने के लिए हमारे साथ में शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन सबसे पहले राजाराम सिभरी जी आपके पास आना चाहूंगा। एनआईए ने खुलासा किया है कि पीएफआई के हजारों जो सदस्य हैं वो खाड़ी देशों में एक्टिव है और वो फंडिंग भी भारत में करते थे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सर, ये जो बात आप कह रहे हैं मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। जो एनआईए की जांच है वो भी उसी दिशा में जा रही है जी। आपने भी देखा है कि जो आपके खाड़ी देश हैं उनसे जो फंडिंग आ रही है इनको, और उस फंडिंग का उपयोग ये देश विरोधी गतिविधियों में कर रहे हैं। संविधान के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं। कुछ यंग जनरेशन जो इनकी है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनको ट्रेनिंग दे करके विशेष तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के पदाधिकारियों को इनका टारगेट है। अभी जो हमारे धार्मिक आयोजन होने वाले हैं, दशहरा उत्सव और आरएसएस का पथ संचलन, इनके लिए विशेष तौर पर टारगेट पर रखा गया था इन्होंने। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें कर रही हैं
इससे ये बौखला कर, आप देखिए जब शासकीय एजेंसियां किसी चीज की जांच करती हैं तो उसके खिलाफ कहीं प्रदर्शन नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिलों में खोट है और ये कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह के आंदोलन करके राष्ट्रीय एजेंसियों को दबाव में लाना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार के और इस देश के मजबूत और प्रधानमंत्री और कुशल नेतृत्व जिनके हाथ में है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और अब भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह के नेतृत्व में, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह का दबाव भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें सहन करने वाली नहीं है। जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको इस कार्रवाई के आगे झुकना पड़ेगा और सच्चाई धीरे धीरे आपके सामने आती जा रही है कि किस तरह के ये देश को टुकड़ों में बांटना कर देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, देश विरोधी गतिविधियां फैला करके देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ये इस पूरे मंसूबों में नाकाम होंगे। इनको किसी भी तरह से भारत देश में सक्सेस नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए ये बौखला करके इस तरह के आंदोलनों और गतिविधियों में लगे हुए हैं। इनके जो नेता है इनको जो संरक्षण दे रहा है और गलत राह पे ले जा करके, मैं समझता हूँ ये उनका भी नुकसान कर रहे हैं और साथ ही साथ देश का भी नुकसान कर रहे हैं। ना तो इससे इनका भला होने वाला और ना देश का भला होने वाला है। और इस कारण इनकी जो किरकिरी हो रही है और इसके कारण जो विदेशों में जो खाड़ी देश है, हम अभी तक उनको अपना सहयोगी मानते थे, मैं समझता हूँ इससे उनकी भी छवि खराब हुई है और भारत के प्रति उनकी जो विचारधारा है वो कम से कम समझ में आ रही है। और कुछ बड़े बड़े व्यापारी भी ऐसे समझ में आए जो इस तरह के पीएफआई के सदस्यों के लिए, पीएफआई से रिलेटेड जो संगठन है उनको फंडिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून के अंतर्गत सजा देना चाहिए और कठोर कार्रवाई कर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाना चाहिए। मैं पुनः भारत के गृह मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की उन्होंने हिम्मत तो जुटाई। इससे पहले जो सरकारें थी वो तो इस तरह की गतिविधियों को संरक्षण देती थी और यही कारण था कि भारत के संसद तक आतंकवादी गतिविधियां, आपने देखा होगा भारत की संसद पर ब्लास्ट हुआ, बंबई में होटल उसमें ताज में ब्लास्ट हुआ। इस तरह की गतिविधियां अब देश के अंदर नहीं चल सकती हैं। पूरे आतंकवादी संगठन और पीएफआई के कार्यकर्ता इस समय बौखलाए हुए हैं, छटपटा रहे हैं। अब वो घरों में दुबक गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और यदि कोशिश कर रहे थे तो ये हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की संवेदनशीलता का कारण है कि इतनी अग्रिम सोच के कारण उन्होंने समय पर कार्रवाई की। सरकारों पर एक बड़ा आरोप लगाया है। शुभम शुक्ला जी हमारे साथ पे जुड़े हुए हैं। शुभम शुक्ला जी, आपकी सरकार पर राजाराम सिंहरे जी ने जो आरोप लगाए हैं कि पिछली सरकारों में जो पीएफआई के जो सदस्य थे, कार्यकर्ता थे, उनको संरक्षण मिला है और उसी संरक्षण के चलते जो तमाम जो आपराधिक जो गतिविधियां हुई है और जो आतंकी गतिविधियां हुई है वो फली फूली है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजा राम जी को जी शायद शुभम जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ में लगातार राजाराम सिंहरे जी जुड़े हुए हैं। राजाराम जी, जिस प्रकार से ईडी ने पूरी इस तफ्तीश में गई और जो पैसे हैं देश भर तो बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? आप यदि दान में पैसा आया है, यदि आपकी ये गलत तरीके से पैसा नहीं आया है, तो यदि एनआईए जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है, तो आपको वो चीज प्रस्तुत करना चाहिए ना। दान का पैसा तो मंदिरों में भी आता है, आपने देखा होगा कभी कोई चीज छुपाई जाती है, लेकिन क्यों इस तरह की गतिविधियां पीएफआई इन चीजों को क्यों छुपा रहा है? यदि ये छुपा रहा है मतलब इनके मन में चोर है। ठीक है, राजाराम सिंहरे जी आपको रोकना चाहूंगा। शुभम शुक्ला जी दोबारा हमारे साथ पर जुड़ गए। शुभम जी, जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले सवाल किए थे कि राजाराम सिंहरे जी ने आपकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाना और सच्चाई यह दोनों अपने आप में दो भिन्न प्रकार की चीजें हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जब भी शासनकाल रहा है, हमारे देश में जितनी भी हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, बाह्य सुरक्षा के ऊपर जब भी संकट की स्थिति आई है, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। चाहे वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या वह सरकारें रही हो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और समर्थन के साथ चल रही थी। चाहे वह कांधार हाईजैक हो, चाहे वह संसद पे हमला हो, चाहे कारगिल जैसा वार हो, इस प्रकार की चीजें आप निरंतरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखेंगे। अगर हमारे देश के लिए डिफेंस के सबसे अगर खराब कुछ वर्ष रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रहे। और मैं तो इनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर 8 सालों में, पिछले वर्षों में आपकी सरकार होने के बावजूद देश में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही थी,
देश में इस प्रकार के संस्थान जो कि नफरत और जहर फैलाने का काम कर रहे थे उनको आप लोग संरक्षण प्रदान कर रहे थे, तो आज कार्रवाई क्यों की जा रही है? इस चीज को तो बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था। और दूसरी चीज, इस आड़ में किसी ऐसे व्यक्ति की भी टॉर्चरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी ऐसे संगठन को भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो शायद इनके राजनीतिक विचारों से मेल न खाता हो। हमें एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। कोई चीज देश के विरोध जा रही है तो उसके ऊपर आप निसंदेह कार्रवाई करिए। विपक्षी दल होने के नाते हम आपसे मांग करते हैं कि आप कठोर से कठोर जो चीजें हो सकती है उसको लागू करिए। लेकिन बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार में लगातार आतंकवादी है, आतंकी गतिविधि है, उस पर कुठाराघात किया जा रहा है और देश के कोने कोने से उनको पकड़कर सामने लाया जा रहा है और उनकी जो भी कार्रवाई की जा रही है वो लगातार NIA और जो भी अपनी जांच एजेंसी है वो कर रही है। उन्होंने ये कहा है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सही तरीके से काम हो रहा होता, आतंकवादियों पर कुठाराघात जिसकी आप बात कर रहे हैं वो हो रहा होता, तो आज इस प्रकार के बालाकोट और पुलवामा जैसी चीजें हमें देखने को न मिलती, या कहीं न कहीं हमारी सरकार जब विफल होती है तब इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे तो आपका ये मानना है कि बीजेपी सरकार में ये सारी आतंकी गतिविधि फली फूली है? स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक डर की राजनीति है, जो एक विभाजन की राजनीति है, उसके फलने फूलने के लिए इन दो विचारों का आपस में समागम बातचीत आवश्यक है। और हम तो कांग्रेस पार्टी बुद्ध के मध्य मार्ग पर चलने वाले राजनीतिक दल हैं। जो हम मानते हैं कि किसी भी चीज का एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी धर्म, कोई भी विचार रेडिकलता की ओर बढ़ता है तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही देखता हूँ कि इसमें सबसे ज्यादा, आप देखिए कई मामले आते हैं कश्मीर में, कई बार हमने इस प्रकार के घटनाक्रम देखे हैं जहां पे जब भी कोई आतंक से जुड़ी हुई चीज होती है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आप जिसमें सांप्रदायिकता की बात हो, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता की बात हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों के नाम सामने आते हैं। कांग्रेस का कोई आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आतंकी जो गतिविधियां हैं उनसे सामने आए हैं, उनके नाम से जुड़े हैं। राजाराम सिभरे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं शुक्ला जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपने नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से सबसे पहले पूछा ये बात कि वो आतंकवादियों को सर कह के बुलाते हैं। इस देश के अंदर एकमात्र दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं आपके जो आतंकवादियों को सर कहते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। मैं समझता हूं कि आप लोग सबसे पहले यदि वास्तव में सच्चे देशभक्त हैं और कांग्रेस का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, तो शुक्ला जी सबसे पहले जाके अपने नेता को उस पार्टी से निष्कासित कराइए। उनसे जाके पूछिए कि आप आतंकवादियों को सर कहते हैं या देश में रहने वाले व्यक्तियों को सर कहते हैं। आप देश हितैषी हैं या देश के विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े हुए हैं? आप बताइए, आतंकवादी गतिविधियों में कौन संलिप्त है? भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता संलिप्त नहीं पाया गया है। जब भी आतंकवादी गतिविधियों में यदि कोई संलिप्त पाया गया है तो कांग्रेस पार्टी के लोग पाए गए और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मैंने अभी आपको नाम लेके बताया और उसने ट्वीट भी आप देख सकते हैं, वीडियो भी आप देख सकते हैं कि सर कह के कौन बुलाता, सर हाफिज सईद को कौन बुलाता था? आप बताइए, आप जवाब दीजिए कि सर किसने कहा है? हमारे एक भी नेता का नाम बताइए किसी ने सर कह के बुलाया हो। अरे हम तो सर कलम करने की बात करते हैं। जो देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका सर कलम करेंगे। पाकिस्तान पर यदि चढ़ाई की थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने की थी, नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। आपके नेताओं ने तो सर्जिकल स्ट्राइक पे भी आपत्ति उठाई थी, उस पर भी क्वेश्चन उठाए थे कि उसके प्रूफ लाइए। अरे दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस जैसी पार्टी आज जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है वो देश के क्वेश्चनों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती है और उनसे प्रूफ मांगती है। अरे प्रूफ आपको नहीं देना चाहिए। प्रूफ तो खुद पाकिस्तान ने दिए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक में उनके कितने लोग मारे गए थे। उसके बाद आपके नेता चुप रहे। आप दिग्विजय सिंह से जरा पूछिए कि आतंकवादियों को सर कहेंगे या देश के जो नेता है गणमान्य नागरिक है उनको सर कह के बुलाना चाहिए। ठीक है, राजाराम सिभरे जी हमारे साथ में पुष्पेंद्र मिश्र जी भी जुड़ गए हैं जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के नेता हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि PFI के निशाने पर RSS के बड़े नेता क्यों हैं? देखिए, जिस प्रकार से अभी जो वार्तालाप चल रहा है और PFI के ऊपर लगातार पूरे देश में नहीं पूरे प्रदेश में उनको पकड़ने की जो वो चल रही है और चूंकि वो टेरर फंडिंग करते हैं। अभी आप ये मान के चलिए कि मंदिर है, मंदिर हमारा जो ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट की पूरी कलेक्टर के अधीनस्थ होती है, SDM के अधीनस्थ होती है। लेकिन जो अन्य है वहाँ की आप बताइए कि वहाँ कैसे फंडिंग हो रही है, कहाँ पैसे का लेखा जोखा वो कौन कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार के आंखों में आई और उनको देख करके और जब सरकार ने उस पर
प्रश्न चिन्ह उठाया और उसकी जांच की गई, तो जांच में ये पाया गया है कि जो फंडिंग हो रही है वो टेरर फंडिंग है और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश हमारा सर्वप्रथम, व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारा देश पहले है। और देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, ये देश में जो हमारे नेता हैं, राजनेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इनका एक वो है कि हमें देश की रक्षा करनी है। चाहे वो कोई भी गतिविधियां होंगी तो उन गतिविधियों में देखरेख करने की जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके देखरेख करने की जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये सरकार को देखना पड़ता है। और जिस प्रकार से ये टेरर फंडिंग हो रही है, जो कहां से पैसा आता है और कहां जाता है, वो किस लिए, और अभी आपने जो जैसा कि पूरे लगातार सोशल मीडिया में, पूरे समाचार पत्रों में देखा जा रहा है कि इन पैसों का क्या दुरुपयोग हो रहा है। वो देश में ऐसी जो गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं जो देश के खिलाफ हैं, देश के प्लस में नहीं, वो देश के माइनस हैं वो, और देश की जो एकता और अखंडता को विक्षिप्त करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो प्रहार किया जा रहा है, उसको लेकर के जो सरकार ने अभी लगातार जो कार्य कर रहे हैं, और उस पर सभी को एकजुट होकर के वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं करना चाहिए मेरे मत अनुसार। उसको ये भी पता चला है कि जो आरएसएस के जो बड़े चेहरे हैं वो पीएफआई के निशाने पर थे। चूंकि कर्नाटक में पिछले दिनों हमने देखा कि एक आरएसएस के नेता के घर 3 पेट्रोल बम फेंके गए और उसके अलावा एक के बाद ही पेट्रोल बम फेंके गए और जो आरोपी था वो मौके से फरार हो गया। और उसके बाद में फिर एनआईए ने और भी अधिक जांच की और इसके तह तक गई तो एनआईए ने पाया कि सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो ही इसके निशाने पर है। और लगातार 100 से ज्यादा बड़े शहरों में 20 राज्यों में इसका नेटवर्क फैल चुका है। क्या कहेंगे आप? जी मनीष जी, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो एनआईए का जो चाहे वो सनातन धर्म और हिंदुत्व के जो रक्षक हैं, आज देश के लिए हिंदुत्व के रक्षक के लिए, चाहे वो आरएसएस हो, वो हिंदुत्व की बात करती है और देश की बात करती है, देश के हित की बात करती है। लेकिन ये एनआईए और अन्य जो जातिगत जो लोग हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं वो उनके लिए देश नहीं है। वो फूट डालो और शासन करो और इस देश को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की कोशिश करने की जो उनकी नियति है, उस नियति पे मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि आप खाते यहां का हो और गाते कहीं और का हो। आप देश के टुकड़े करना चाहते हो, देश में ऐसी विषमता पैदा करना चाहते हो, तो निश्चित ही सरकार जो चेती है और सरकार ने जिस प्रकार से इस कार्यवाही को अंजाम देने की कोशिश कर रही है, ये सराहनीय है और हम सब देशवासियों को भी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और सबको एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। शुभम शुक्ला जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से राजाराम शिवहरे जी कह रहे थे, आप पर आरोप लगाया, आप भी अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, राजाराम जी का राजनीतिक दल जिस संगठन से आते हैं वह जिन लोगों के विचारों से प्रेरित है, तभी कहा जा रहा था कि धर्म की राजनीति इस देश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कौन करता है। इस देश में जो उन्माद का माहौल जिस प्रकार से पीएफआई जैसे संगठन फैला रहे हैं, उसका वही चीज हमारे सनातन धर्म के विपरीत, जो संगठन कुछ धर्म सनातन धर्म का चोला तोड़ कर रखे लेकिन उसके विचारों से विपरीत जाते हुए कार्य करते भी नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे लोगों को भी संरक्षण देती है। तो हम तो निष्पक्षता के साथ मानते हैं कि बगैर किसी भेदभाव के अगर जो भी देश के विरोध में काम करे, इस देश का सोशल फैब्रिक जो है, सामाजिक समरसता है, उसको बिगाड़ने सर हम यहाँ पर राजनीति की बात न कर करके हम पीएफआई से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं कि जो भारत क्या कांग्रेस पीएफआई का समर्थन कर रही है? शिवम जी, मैं तो निष्पक्षता के साथ बार बार बोल रहा हूँ कि जो कोई व्यक्ति भी अगर इस प्रकार के क्रियाकलापों में संलिप्त है तो उसके ऊपर कार्यवाही करना सरकार का दायित्व है। और इस प्रकार की गतिविधियां सरकार में इतने मुस्तैद गृहमंत्री हो जाने के बावजूद हमारे देश में आखिर किस बिना पर इस प्रकार के संगठन फलने और फूलने पा रहे हैं? केरल जैसे राज्यों में भी या किसी देश के अन्य हिस्से में इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो सरकार का दायित्व है कि उनको आश्रय मिलने से पहले रोक दिया जाए। लेकिन साथ ही सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि जो कानून है, जिनको आतंकवाद विरोधी चीजों को रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनका दुरुपयोग न होने पाए। ये एक लोकतांत्रिक मूल्य है, उसकी भावनाओं का, उसकी आकांक्षाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। जी बिल्कुल। दिग्विजय सिंह जी पे सवाल पे तो जवाब दे दीजिए शुक्ला जी। दिग्विजय सिंह सर कह के क्यों बुलाते हैं आतंकवादियों को, ये तो स्पष्ट बताइए आप कि किसके साथ है वो। निवेदन करूंगा कि शिवहरे जी के सवाल को आप एक बार अगर दोहरा देंगे तो मुझे शायद उत्तर देने में आसानी जाएगी। शिवहरे जी ने ये बोला है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है दिग्विजय सिंह, वो आतंकवादियों को सर कह के बुलाते हैं। क्या कहेंगे आप? रविशंकर प्रसाद जी, ओसामा जी बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्प्लिट ऑफ टंग एक अंग्रेजी में सूक्ति होती है, कहावत होती है। कई बार व्यक्ति बात करते करते, चूंकि सम्मान आदर भाव देने के हमारे भारत में सब, क्योंकि कई बार बातचीत में कुछ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं,
उनके लिए भी हो सकता है यदा कदा इस प्रकार की भावना निकल गई हो, लेकिन दिग्विजय सिंह कितने राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेस के नेता कितने राष्ट्रवादी हैं, इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सुबह से शाम तक गांधी की प्रतिमा के नीचे गांधी के विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनसे राष्ट्रभक्ति का पैमाना या राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मांगने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। यह तो वही लोग हैं जिनके मुंह में राम और बगल में नातू राम रहते हैं। यह लोग तो अपने आप में राष्ट्रभक्ति की हमें किसी प्रकार की परिभाषा सिखाने का प्रयास न करें। दिग्विजय सिंह अपने आप में, वो गांधी ने जो जीवन को आजादी की लड़ाई के दौरान जिया था, उसकी एक झलक ही कम से कम उन्होंने आज के जीवन में जीने का प्रयास किया है, उस गांधीवादी तरीके से, उस गांधीवादी सौम्यता के साथ, बगैर भारतीय जनता पार्टी से निरंतर होने वाले हमलों से डरे हुए अगर वह व्यक्ति दृढ़ता के साथ खड़ा है, शायद इसीलिए यह लोग लगातार उनके ऊपर तरह तरह के लांछन लगा करके अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। मैं शुक्ला जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने बोला गांधी जी के हर बात को कांग्रेस पार्टी मानती है, वर्तमान में आप बताइए कि आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या गांधी जी की बात को मान रहे हैं? क्या जो नेता आपके इतने छोड़ के जा चुके उसमें आजाद जी भी है, कपिल सिब्बल जी भी है, ये भी तो गांधीवादी विचारधारा के मानने वाले थे। आज क्यों आपके दल को छोड़ के जा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके दल में खोट आ गया है या इन लोगों की वफादारी गांधी परिवार से धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, तभी तो गांधी जी की बात नहीं मान रहे। इन्होंने विषय को खोल के ही रख दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लोग गांधी को मानते हैं कि नहीं, लेकिन हम गांधी के विचारों को मानते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर तरीके से गांधी को, और एक निष्पक्ष और लोकतांत्रिक दल है जहां हर किसी को अपने विचार रखने की आवश्यकता है। अभी आज एक चीज खबरों में आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक चुनाव की प्रक्रिया है, हमारे यहाँ बकायदा वोटर लिस्ट बनती है, हमारे यहाँ सब चीज को जनता के सामने रखा जाता है। कहाँ वोट डल रहा है? हाईकमान तय कर रहा है, बेड रेस्ट पे पड़ा हुआ हाईकमान तय कर रहा है आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और यही कारण है कि हर व्यक्ति अपने विचारों को उन्मुक्त भाव के साथ रख रहा है बिना किसी भय के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा को 1 साल और अध्यक्ष बनना है। विषय से भटक रहे हैं, विषय में आओ, विषय ठीक है, हम विषय पे आते हैं। ये कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? शिवम जी, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? राजस्थान में जो सियासी संकट चल रहा है, ये हमारा इशू नहीं था। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। 20 राज्यों और 100 से अधिक शहरों में इनका जो नेटवर्क था वो फैल चुका है, और पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े जो मुस्लिम कारोबारी थे उनसे चंदा मिल रहा था। इस चंदे का उपयोग कहां हो रहा था, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल स्पष्ट है मनीष जी। आप देख पा रहे होंगे, हमारे दोनों प्रवक्ता बीजेपी और कांग्रेस के ये आपस में राजनीतिक द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। पहले हम बार बार ये कह रहे हैं राजनीति की है, राजनीति की बात अलग हो जाती है, बार बार यहाँ पर पीएफआई वही कह रहा हूँ कि बार बार पहले देश है, अरे देश बचाओ भाई, पहले हिंदुत्व को आगे बढ़ाओ। आप कहाँ ले जा रहे हो? उसके हिंदुत्व भी यहाँ पर हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा यहाँ पर था जो पीएफआई के खिलाफ में जो एनआईए की कार्रवाई चल रही है, बिल्कुल वही, उसको लेकर आप क्या करें? मनीष जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा पहले देश है। देश में जिस प्रकार से गतिविधियां घटित हो रही हैं लगातार कुछ समय से, ठीक है ना, कुछ परोक्ष रूप से, कुछ अपरोक्ष रूप से, उन गतिविधियों में हम सबको साथ मिलकर के और देश के लिए, देश के हित के लिए, एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। पीएफआई द्वारा जिस प्रकार से ये टेरर फंडिंग की जा रही है और हमारे देश में लगातार ये जो घुसपैठिए हैं आकर के और यहाँ के लोगों को, जो अन्य लोग हैं उन लोगों को साथ में लेकर के और हमारे देश की खुफिया जो वो भी, उनको भी वो ओपन कर रहे हैं और ये बाहर भेज रहे हैं। निश्चित ही ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो अभी चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एएनआई हो, इनकी जो लगातार ये कोशिशें हैं वो कोशिश सराहनीय है। और हम सबको मिलकर के मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी मत करो, यहाँ देश देखो भाई, चाहे वो शिवम जी हो चाहे राजा राम जी हो, सबको मिल करके और देश के लिए काम करना चाहिए। जैसे हमारी जो ये एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, उनका साथ देना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। हमको उनको हतोत्साहित नहीं करना है कि हमें राजनीति करके और हतोत्साहित करना है, अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें देश के लिए पहले प्रमुखता से खड़े होना है। इसके बाद जब हमारा देश एक रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तो हम सब तो एक आगे बढ़ेंगे ही ना। जी बिल्कुल ठीक है। राजाराम सिमरी जी आपके पास आना चाहूंगा कि जो देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसी है, उन्होंने पीएफआई के जब नेटवर्क को खंगाला तो उनके पास में जो सबूत मिले हैं उनमें ये सामने आया है कि मध्य प्रदेश सहित ज्यादातर राज्यों में सिमी से जुड़े होने के सबूत भी है उनके पास में। जो सिमी के आतंकी हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें जो तथ्य सामने आए, सबसे पहला तथ्य ये है कि पीएफआई के लोग 2047 तक ये जो अपना चल रहा है, भारत को मुस्लिम राज्य बनाना चाहते हैं, जो कि उनका मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सकता है। ये देश संविधान है, हिंदू राज्य है, हिंदू राज्य रहेगा। मैं इस बात से, दूसरा जो एक जांच में विषय आया है कि संविधान को, भारत के संविधान के खिलाफ मुस्लिम युवाओं को भड़का रहे हैं,
वो भी उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता दूं। तीसरा, इन्होंने एक जो सबूत गंभीर है कि कुछ मुस्लिम युवाओं को छोटे छोटे दलों में बांटकर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं देश के खिलाफ भड़काने की, देश को में आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की, देश को अस्थिर करने की, देश में विभिन्न तरह के मतलब उपद्रव कराने की। मैं आपको बता दूं, ये सारी जांचें जब माननीय गृह मंत्रालय के पास पहुंची, एनआईए के पास पहुंची, सीबीआई के पास पहुंची, तभी माननीय गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री की सलाह पे मैं समझता हूं इस तरह की फिलहाल एनआईए की जो जांच है वो तो चल रही है और हर राज्य में, हर स्टेट में ये जांच चल रही है। तो फिलहाल हमारे पास में वक्त का अभाव है, इसलिए इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ेगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए राजाराम सिमरे जी आपका बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र मिश्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शिवम शुक्ला जी आपका भी बहुत शुक्रिया। एनआईए ने खुलासा किया है कि पीएफआई के हजारों सदस्य खाड़ी देशों में एक्टिव है, जो संगठन के लिए धन जुटाने का कार्य करते हैं। इन पैसों को अबू धाबी के एक रेस्तरां से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में भेजा जाता था। पीएफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पिछले साल 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं, ये बात भी जांच में सामने आई है। पीएफआई का दावा है कि ये पैसे देश भर में दान से जुटाए गए हैं, लेकिन सवाल है कि जब ये पैसे दान से जुटाए गए हैं तो फिर इतने पैसे आए कहां से और इनका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा था, इसका हिसाब किसी के पास क्यों नहीं है। जबकि ईडी की जांच में पता चला है कि संगठन ने फर्जी रसीद बनाकर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से धन जुटाया और अधिकारियों को गुमराह किया है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर हम यही रुकना चाहेंगे और आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ में। नमस्कार।